का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस सेशन में जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे इलेक्शन सिस्टम यानी कि चुनाव प्रणाली। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली इसको हम टॉपिक को 2 पार्ट्स में आज हम कवर करेंगे। इससे पहले एक ही पार्ट में ये सेशन हमारा हुआ करता था। इस एक ही पार्ट के अंदर जो हमारा सेशन हुआ करता था इसमें इलेक्शन सिस्टम और इलेक्शन रिफॉर्म दोनों को एक साथ पढ़ा करते थे। लेकिन इस बैच के अंदर हम दोनों को सेपरेट पर्टिकुलर पार्ट में पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में भी दिक्कत ना हो और लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। क्योंकि पहले जब इसको एक साथ कवर करते थे तो अराउंड 2 घंटे का लेक्चर हो जाया करता था, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। इसलिए इलेक्शन सिस्टम आज पढ़ेंगे और कल हम इलेक्शन रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्शन को लेकर के और इलेक्शन के प्रोसीजर को लेकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारे संविधान में क्या पॉइंट्स हाइलाइट किए गए हैं इलेक्शन सिस्टम को लेकर के, चुनाव प्रणाली को लेकर के। इसके साथ-साथ ये भी जानेंगे कि जो चुनाव होता है उसमें कौन-कौन इंपॉर्टेंट पर्सन्स हमको दिखाई देते हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, उनका रोल पता होना चाहिए और इन द एंड एक इलेक्शन कमीशन यानी कि भारत का चुनाव आयोग क्या-क्या ओवरऑल पर्टिकुलर काम करता है, क्या-क्या उसकी ड्यूटीज़ है, क्या-क्या उसके फंक्शंस है, उन्हें भी हम आज के इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उम्मीद है कि ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर होगा। किसी तरह की कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो ऑडियो वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। वेरी गुड, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। रिया, अनिमेश, पूजा, राखी, कुंदन, मोनिका, सिन्हा, सिन्हा जी, श्वेता, अभिज्ञा, यामिनी, सूरज, प्रियांशु, ज्योति, रिजवाना, निशी, सोनी, सबा, रजनीश, ममता, आसिता, लवकुश, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। वेरी गुड, वालेकुम अस्सलाम सबा, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उम्मीद है ऑडियो वीडियो में कोई एरर नहीं होगा। इलेक्शन सिस्टम हमारे देश में चुनाव को लेकर के जो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं वो पार्ट नंबर 15 में लिखे गए हैं, भाग नंबर 15 में लिखे गए हैं। यानी कि संविधान का जो भाग 15 है उसमें बताया गया है कि कौन चुनाव करवाएगा, चुनाव का आधार क्या रहेगा। आर्टिकल नंबर 324 से लेकर के 329 तक हमारा 324 से लेकर के 329 तक पार्ट 15 के अंदर इलेक्शन कमीशन के बारे में हमको अलग-अलग प्रोविजंस देखने को मिलते हैं और इलेक्शन सिस्टम के बारे में भी अलग-अलग प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। इसमें पहला ही आर्टिकल जो है हमारा आर्टिकल 324 अनुच्छेद नंबर 324 एक ही बात लिखता है that the constitution provides for an independent election commission in order to ensure free and fair election in the country। संविधान के अनुच्छेद नंबर 324 में देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। यानी कि 324 नंबर आर्टिकल में कहा गया है कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का चुनाव आयोग बनाया जाएगा जो कि इंडिपेंडेंट संस्था होगी, स्वतंत्र संस्था होगी। गवर्नमेंट का उसके ऊपर किसी तरह का कंट्रोल नजर नहीं आना चाहिए। वो तरह की ऑटोनोमस बॉडी होगी यानी कि स्वायत्त संस्था होगी जो अपने डिसीजंस लेने के लिए खुद ही हमारा जो पावरफुल रहेगी, उसके पास होगी। सरकार उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगी। ये आर्टिकल नंबर 324 के अंदर सबसे पहले इलेक्शन सिस्टम को लेकर के जो पॉइंट कहा गया वो इलेक्शन कमीशन को बनाने को कहा गया और 324 के तहत बकायदा इलेक्शन कमीशन बनाया गया। अगर हम बात करें वर्तमान के इलेक्शन सिस्टम को लेकर के तो इसका जो काम है हमारा याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ सेंटर और स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, केंद्र और राज्य की सरकार जो होती है वहां के चुनाव करवाना है। पंचायत के चुनाव और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का चुनाव आयोग नाम की संस्था जो कि आर्टिकल 324 के अनुसार बनाई गई, जो पॉइंट अभी हमने जस्ट पढ़ा, ये पंचायती व्यवस्था के चुनाव नहीं करवाती है, ये म्युनिसिपैलिटी के चुनाव भी नहीं करवाती है। पंचायत और नगरपालिका दोनों के चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य का चुनाव आयोग करवाता है, जिसके बारे में पढ़ेंगे। जो पंचायती व्यवस्था को शुरू करेंगे, म्युनिसिपैलिटी को शुरू करेंगे। तो आज जिस संस्था की बात की जा रही है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का चुनाव आयोग, ये सिर्फ सेंटर के यानी लोकसभा के, राज्यसभा के, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव करवाती है और स्टेट के अंदर विधानसभा और अगर विधान परिषद है तो उसके भी हमारे चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, हमारी इसी संस्था की रहेगी। और क्योंकि आर्टिकल 324 में कहा गया है कि सर इस तरह की संस्था आपको बनानी होगी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है, संवैधानिक निकाय कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना, अक्सर कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है कि एग्जाम में कई बार प्रीलिम्स में सवाल आता है कि या तो बॉडीज के नाम दे देगा, फिर पूछेगा बताओ कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, या फिर रिवर्स भी हमारे कई बार को देखने को मिल जाता है। सीधा सा ही हमारा जो है संस्था का नाम देकर के पूछ लेता है भैया इसका टाइप क्या बताओ, ये संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है। तो कंफ्यूजन होने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संवैधानिक संस्था ऐसे समझना है कि अगर किसी भी संविधान के किसी भी आर्टिकल में, हमारे संविधान के किसी भी आर्टिकल में अगर कहीं लिख रखा है कि इस तरह की संस्था बनाई जाएगी तो किस तरह का संस्था होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक निकाय। अगर संविधान में कहीं नहीं कह रखा है किस तरह की संस्था बनाई जाएगी, फिर भी सरकार ने बनाई है तो फिर दो तरह से बनाई जा सकती है, या तो कानून ला करके यानी कि लॉ लेकर पार्लियामेंट से पास करवा करके, या एक सिंपल सा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेकर कार्यपालिका यानी कि हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सीधा सा प्रस्ताव लेकर और बनाई जा सकती है। इस तरह की संस्थाओं को हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, गैर संवैधानिक कहते हैं। तो जब भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि ये संस्था हमारी कोई भी संस्था मतलब इलेक्शन कमीशन कोई और भी संस्था कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, आपको सिर्फ ये याद करना है कि क्या आपने संविधान में किसी न किसी पर्टिकुलर आर्टिकल में इस संस्था के बारे में पढ़ा है। अगर आपको आर्टिकल नंबर याद है इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय। अगर आपको आर्टिकल याद नहीं आ रहा है पूरे संविधान में संस्था कहीं पड़ी इसका मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक निकाय है। जैसे कि आरबीआई, आरबीआई है तो गवर्नमेंट की एजेंसी, है भी ऑटोनोमस एजेंसी, स्वायत्त संस्था, इंडिपेंडेंट है, सरकार का उतना कंट्रोल नहीं है जितना कि हमको इलेक्शन कमीशन के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको 1934 में बनाया गया था लॉ ला करके। वैसे इसरो, डीआरडीओ, ओएनजीसी यहाँ संविधान में कहीं नहीं लिखा है हमारा कि ये संस्थाएं बनाई जाएगी, लेकिन यूपीएससी बनाया जाएगा, ये याद रखिए। तो ऐसी स्थिति में आपको एक छोटा सा लॉजिक याद रखना है ताकि कंफ्यूजन कभी नहीं हो एग्जाम में कि सर अगर भारतीय संविधान के किसी आर्टिकल में लिखा गया है कि संस्था को बनाया जाएगा इसका मतलब है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। अगर नहीं लिखा गया है इसका मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। आज का टॉपिक में हम जो बात कर रहे हैं आर्टिकल 324 में सीधा सा बात है कि संविधान के अंदर आर्टिकल में कहा गया इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का चुनाव एक संवैधानिक निकाय है और स्थायी है, परमानेंट है और इंडिपेंडेंट है यानी कि स्वतंत्र है, सरकार का इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलता इसके अंदर। क्लियर? अब ये तो पॉइंट हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के चुनाव आयोग के रेफरेंस के अंदर कि किस तरह की संस्था है जो कि बनाने को कही गई थी हमको इस पहले आर्टिकल के अंदर 324 के अंदर। अब पॉइंट आता है नेक्स्ट, सर इस संस्था में वर्तमान में कितने लोग हैं एट प्रेजेंट टाइम पीरियड में बात किया जाए तो इसके कंपोजिशन की बात की जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हमारी संयोजन संरचना की बात की जाए तो इसके अंदर 3 लोग एट प्रेजेंट है। एक हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये जो ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं सीईसी, अगर आगे कहीं पर ओनली सीईसी लिखा मिले इसका मतलब हम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे हैं, और ओईसी लिखा मिले इसका मतलब अदर इलेक्शन कमिश्नर की अन्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं। ये चीज याद रखना ताकि आगे कंफ्यूजन नहीं हो कि सीईसी क्या है या ओईसी क्या है, उसी क्या है। आगे नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में कहीं ये नहीं कहा गया है कि 3 लोग होंगे, इसीलिए मैंने सवाल आपको पूछा प्रेजेंट कितने लोग हैं। याद रखिएगा अगर पूछे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कितने लोग होते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि एक हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त, और अदर इलेक्शन कमिश्नर कितने होंगे इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कहा ही नहीं। कह दिया भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति इस बात को तय करेंगे कि अदर इलेक्शन कमिश्नर कितने होंगे। यानी कि जो हम आज पढ़ते हैं कि एट प्रेजेंट 1 + 2 है तो इस एक के बारे में तो इस पर्टिकुलर 324 नंबर आर्टिकल में लिखा गया है, लेकिन ये जो 2 अपॉइंट किए गए हैं ये 2 नंबर वे 2 ही होंगे या कम से कम 2 होंगे या अधिकतम 2 होंगे, ये नंबर फिक्स नहीं है, ये प्रेसिडेंट ने तय किया है। तो क्या इसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा भले आपको ये चीज फैक्ट पता है कि एट प्रेजेंट 3 लोग हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर यानी कि भारत के चुनाव के अंदर देखने को मिलता है। ये 3 लोगों की संख्या कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं की है, यानी कि संविधान ने नहीं कहा कि एक मुख्य चुनाव होगा और 2 अन्य हमारे चुनाव होंगे। संविधान तो कहता है एक मुख्य चुनाव होगा और अन्य कितने होंगे वो प्रेसिडेंट तय करेगा। वर्तमान में प्रेसिडेंट ने तय कर रखा है कितना 2, कल को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, पॉसिबल हो सकता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना फिर आंसर करना। अगर सीधा सा पूछे एट प्रेजेंट कितने नंबर है आप कहोगे 3, लेकिन अगर पूछे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कितने नंबर है ऑप्शन में लिखा हुआ 3, आप कहोगे नहीं सर 3 नंबर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो तो प्रेसिडेंट ने हमारा 2 नंबर एक्स्ट्रा तय कर रखे। क्लियर है?
कोई डाउट किसी तरह का इस पॉइंट में तो प्लीज पूछ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार कंफ्यूजन हमसे हो जाता है क्योंकि हम फैक्ट याद करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को भूल जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चलो ठीक है, ये तो 2 नंबर डिसाइड कर दिया हमारे प्रेसिडेंट ने और एक ऑलरेडी हमारी चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में इस आर्टिकल 324 के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो अपॉइंटमेंट करने का काम प्रेसिडेंट का है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रपति बेसिकली वो अथॉरिटी है जो कि इन तीनों की अपॉइंटमेंट करता है, लेकिन इस इनकी पद पर पोस्टिंग के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि भैया जिस व्यक्ति को हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त और अदर इलेक्शन कमिश्नर अन्य चुनाव बनाया जाएगा, इनके लिए कोई एक्सपीरियंस का क्वालिफिकेशन नहीं है, मिनिमम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी और पर्टिकुलर पोस्ट का एक्सपीरियंस का क्वालिफिकेशन नहीं है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं लिखा है। बस यही कहा गया है कि सर प्रेसिडेंट महोदय क्या करेंगे यहाँ पर हमारा अपॉइंटमेंट का काम करते हैं। तो एक्चुअल में अपॉइंटमेंट होता कैसे? प्रेसिडेंट तो अपनी मर्जी से काम नहीं करते, तो एक्चुअल में अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो देखो, लॉ मिनिस्टर क्या करते हैं, सबसे पहले उन एलिजिबल पर्सन्स की एक लिस्ट बनाते हैं जिनको इस पर्टिकुलर पोस्ट पर लेकर आया जा सकता हो, यानी कि कानून मंत्रालय का रूल स्टार्ट होता है सबसे पहले, स्टेप नंबर 1 लॉ मिनिस्टर स्टार्ट होता है और वो लॉ मिनिस्टर कोई भी हमारा एलिजिबल जितने भी पर्सन हो सकते होंगे, ए बी सी डी, ऐसा कोई फिक्स नाम नहीं है कि कितने नाम लेकर आओगे, हो सकता है कि एक ही आए, हो सकता है ज्यादा है, वो डिपेंड करता है। वो एलिजिबल पर्सन्स को अपने अकॉर्डिंग तय करेगी, नॉर्मली सीनियरिटी के क्रम पर, जैसा कि हमारी लॉ मिनिस्ट्री अपने पर्टिकुलर काम को लेकर के आदेश करती है कि भाई कितना ट्रांसपेरेंट है, उसके अकॉर्डिंगली ये नाम सीनियरिटी के अकॉर्डिंगली लिए जाते हैं। फिर ये जो नाम हमारे होते हैं, सेकंड स्टेप पीएम का आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नहीं आता है, सिर्फ पीएम का आता है और पीएम हमारा क्या करते हैं, उन नामों को विचार करते हैं कि भैया उनको इसमें से कौन सा पर्टिकुलर व्यक्ति ठीक लगता है। अगर पीएम हाँ कह दे तो तीसरे स्टेप के अंदर प्रेसिडेंट को उसमें साइन करना पड़ता है, यानी कि अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। अब ये है सिस्टम अपॉइंट करने का, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि ये ए का नाम आपने कैसे कंसीडर किया, बी का कैसे किया, सी का कैसे किया, डी का कैसे किया, इसका कोई पैरामीटर है ही नहीं, कोई तरीका नहीं है। ये जो व्यवस्था लेकर आई गई थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ये काम हमारा पार्लियामेंट को छोड़ दिया गया था, ये टेम्परेरी व्यवस्था थी जिस पर आज की तारीख में जो सवाल उठा कोर्ट के अंदर हमारा, इसलिए ये जानना जरूरी है। ये जो पॉइंट लिख रखा है कि सर प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति की जाएगी, आज भी ऐसा ही नियम काम करता है, लेकिन ये जो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति की जाएगा, जो प्रोसीजर आपने देखा 3 स्टेप के अंदर, ये मूल संविधान के अंदर पार्लियामेंट को छोड़ दिया गया था। क्यों? कि सर उस समय जब संविधान बना और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय तो लोकसभा थी नहीं, उस समय राज्यसभा भी थी नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना था, देश के अंदर चुनाव करवाने थे और जब देश के अंदर चुनाव करवाने थे तो फिर अब करे तो करे क्या, जब इलेक्शन कमीशन ही नहीं है। तो पूरा जो संविधान था हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन की कुछ प्रोविजंस, प्रेसिडेंट के चुनाव की कुछ प्रोविजंस उस पहले लागू हो गए थे। तो सबसे पहले उस समय के इलेक्शन कमीशन ने, जो उस समय की अंतरिम गवर्नमेंट ने बनाए थे, यानी कि पूरी कैबिनेट मिशन 1946 के बाद जो बनी थी, हमने शुरुआत की क्लासेस में पढ़ा था, उसने हमारे इलेक्शन करवाए और वहां पर हमारे कुछ लोगों को अपॉइंट किया गया उसी अंतरिम गवर्नमेंट के द्वारा इस इलेक्शन कमीशन में, और फिर हमारे चुनाव करवाए गए। सिमिलरली लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव भी देश के अंदर हमको 1951 में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया उस समय की जो अंतिम गवर्नमेंट थी, यानी कि जो टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई थी हमारी 1946 में, उसके थ्रू ही बनाया गया पर्टिकुलर पार्ट था कि सर हम ये वाला पर्टिकुलर सिस्टम अपनाएंगे। लेकिन बाद में ये कह दिया गया था कि पार्लियामेंट क्या करेगा, आगे आने वाले समय में इस प्रक्रिया को हटा देगा। पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगा अलग से सेपरेट और इस प्रक्रिया को हमारा बड़ा और पारदर्शी बनाएगा, क्योंकि अभी यहाँ लॉ मिनिस्ट्री जो है हमारी वो सिर्फ नाम लेकर आ रही थी, पीएम उसके ऊपर साइन कर रहे थे एंड प्रेसिडेंट हमारे उसके ऊपर फाइनली हमारे प्रेसिडेंट हमारे फाइनली अपॉइंटमेंट कर रहे थे। तो ये पार्लियामेंट को कहा गया कि जब आप आ जाएंगे तो थोड़ा सा बाद में इसको चेंज कर दीजिएगा, लेकिन किसी सरकार ने इसको चेंज नहीं किया। संविधान के लागू होने के बाद से लेकर के ये आज तक कंटिन्यू चला आ रहा है। ये प्रक्रिया जो आज की तारीख में यूज होती है, मूल संविधान निर्माता ने इसको सिर्फ टेम्परेरी हमारा प्रोसीजर के रूप में ऐड किया था कि कहीं भी ये प्रक्रिया वापस नहीं होगी। सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उस समय लोकसभा नहीं थी, राज्यसभा नहीं थी, अंतरिम गवर्नमेंट थी। अगर याद हो कैबिनेट मिशन वाला पर्टिकुलर टॉपिक, तो अंतरिम गवर्नमेंट जो बैठी थी उन्हीं के हमारे लोगों ने यहाँ पर चुनाव का गठन करके जो संविधान के प्रावधान थे वो पहले से ही लागू कर दिए थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान बाद में लागू हुआ, लेकिन जब 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था तो कुछ प्रोविजंस हमारे पहले से ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिए गए थे, पूरा संविधान बाद में लागू किया गया था। उसमें से ये प्रोविजन हमारा हुआ करता था इलेक्शन कमीशन का 324 नंबर आर्टिकल का, वो पहले से बना दिया गया था उस समय की अंतरिम गवर्नमेंट। तो यहाँ आता है सबसे बड़ा इशू जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर आया गया। क्या? जैसे एक बात बताओ, जब मूल संविधान में 324 में लिखा था कि इलेक्शन कमीशन जो है हमारी, यानी चुनाव आयोग है, इसके ये मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है, अन्य चुनाव है, इनकी नियुक्ति पार्लियामेंट एक लॉ बना करके प्रक्रिया तय करेगी, ऐसे बात लिख रखी थी पहले से। तो फिर ये बताओ आज इतने सालों बाद तक आपने यानी पार्लियामेंट ने लॉ क्यों नहीं बनाया, जिस लॉ को आपको बनाने को कहा गया था, जहां 324 क्लियरली बात करता है। आज की तारीख में तो हम कहेंगे कि भैया राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है और इस प्रक्रिया के थ्रू ही होती है, लेकिन ये तो टेम्परेरी प्रक्रिया थी। तो आपने इतने सालों में लॉ क्यों नहीं बनाया? ये पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। उस समय की मजबूरी थी जब हमने इस वाले सिस्टम को अपनाया, तो हमारे लिए उस समय एक मजबूरी हुआ करती थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को लेकर के जो केस रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में चला, उस पे इसी चीज पर सवाल उठाया गया कि क्यों ना एक नई प्रक्रिया बनाई जाए इनकी नियुक्ति के लिए, और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने हमारा वही चीज की है। ये प्रक्रिया अभी तक तो नोटिफाई गवर्नमेंट ने नहीं की है, इसलिए हम यही याद रखेंगे जो काम पार्लियामेंट ने नहीं किया उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक नया पॉइंट ऐड किया कि सर जी अब से ऐसा नहीं होगा, ये वाली आपके प्रक्रिया फॉलो नहीं होगी, अब एक कमेटी बनेगी। और वो जो काम पार्लियामेंट ने कर पाया वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया पीएम होंगे, उस कमेटी के अंदर हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, उस कमेटी के अंदर हमारे यानी कि विपक्ष का नेता होंगे लोकसभा के, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारतीय मुख्य न्यायाधीश। ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर अभी रिसेंटली ऑर्डर किया है कि अब से जब भारत के चुनाव आयुक्त की यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और अदर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी तो अब से ये वाली प्रक्रिया लागू होगी। लेकिन गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए इसको नोटिफाई नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आएगी वो इस तरह से होगी। जो वर्तमान में 3 लोग बैठे हैं हमारे इस पर्टिकुलर सीट पर, वो ये जो सिस्टम हमने समझा है उसी के अकॉर्डिंग हमको देखने को मिलती है। इनका जो कार्यकाल है वो जो पूरा होगा उस समय नए वाले जो आएंगे उनके समय ये वाली प्रक्रिया इस्तेमाल की जाएगी, तब नोटिफाई होगा। इसलिए आपके एग्जाम तक याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि किस तरह से नियुक्ति हो या इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप इसके बारे में नहीं लिखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब तक नोटिफाई नहीं किया है। गवर्नमेंट हमारा नोटिफाई करेगी तभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हम लागू कर सकते हैं। इसीलिए आपके एग्जाम तक ये वाली प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तब तक ये 3 जो लोग अभी हमारे इस पोस्ट पर बैठे हैं वो सभी के सभी इसी प्रक्रिया के थ्रू बैठे हैं और 2024 के चुनाव तक भी बैठे रहेंगे। भले ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, लेकिन 2024 के चुनाव की प्रक्रिया तक पूरा हो जाने तक इसके नया चेंज बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ साइड में नोट डाउन करके लिख लेना है, क्योंकि अगर इस तरह का सवाल आएगा और इंटरव्यू में आप जब ये प्रक्रिया बताएंगे जो राइटिंग से लिख रखी है, तो नो डाउट इंटरव्यू भी आपसे पूछेगा भैया वो नई कमेटी का क्या हुआ जो कि बनाने को कहा गया, तो आपका आंसर होना चाहिए सर अभी जो व्यक्ति इस पर्टिकुलर पोस्ट पर बैठे हैं उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, और कार्यकाल क्योंकि पूरा नहीं हुआ है तो उनको हटा नहीं सकते। अब जब नया अपॉइंटमेंट होगा वो हमारा इस नई सिस्टम के थ्रू होगा। गवर्नमेंट ने अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी जब नया अपॉइंटमेंट आएगा 2024 के बाद, चुनाव के बाद में, तब होगा हमारा। ये चीज याद रखिए, क्योंकि आज भी यही सिस्टम लागू होता है। तो आप ये चीज याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा इसमें से किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट पर, यानी कि मुख्य चुनाव की पोस्ट पर या अन्य चुनाव की पोस्ट पर, वो इसी वाली प्रक्रिया से होकर के गुजरेगा। कोई डाउट है किसी को तो प्लीज पूछें, किसी भी तरह का कोई भी पॉइंट में। ये इंपॉर्टेंट है और अभी तक बुक्स में भी अपडेटेड नहीं है, इसलिए बुक्स में आपको ये वाली प्रक्रिया देखने को नहीं मिलेगी। ये कोई पुरानी चीज है हमारी, इसलिए आपको ये चीज याद रख के कहीं नोट डाउन करके रखिए। अब आगे नेक्स्ट, तो ये तो हो गया कैसे इनकी नियुक्ति होगी, अभी कैसे होती है, फ्यूचर में कैसे होगी, वो तो बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन को आपने इंडिपेंडेंट क्यों कहा, स्वतंत्र संस्था क्यों कहा? जबकि यहाँ तो आरोप लगता है हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि भैया आप स्वतंत्र नहीं हो, आपके ऊपर सरकार का प्रेशर है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आता है वो इनका टेन्योर है। कितना पोस्ट पर बने रह सकते हैं
जो भी पहले होगा, यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर पर्सन को 60 साल की एज में इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठाया गया हमारा, तो 60 प्लस 6 माने तो 66 हो जाएगा, 67 साल की एज हो जाएगी। ये पॉसिबल नहीं है। पहले कौन सा पार्ट हमारा हो जाएगा? ये 65 ईयर्स वाला एज का पार्ट हो जाएगा। रिवर्स मान के देखो एक बार, किसी अगर किसी को 62 साल की एज में 62 ईयर्स की एज में बैठाया गया हमारा और 65 साल की एज पहले हो रही है, 62 साल हमारा 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति दोनों में से जो भी पहले होगा, अगर मान लो 58 साल की एज में बैठाया, 6 जोड़ोगे तो 64 ही होगा, 65 बाकी रह जाएगी हमारा, 6 साल पहले हो गए। ये कंडीशन यहाँ पर ऐड की गई थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी, लेकिन ये कंडीशन किसके लिए है? ये कंडीशन ओनली सीईसी के लिए है। अदर इलेक्शन कमिश्नर के लिए वाली प्रणाली नहीं है। अदर इलेक्शन कमिश्नर के लिए कहा गया कि सर जी ठीक है, आपको भी अपॉइंट तो सेम कंडीशन के लिए किया जाएगा, वही 6 साल का कार्यकाल और 65 साल की एज, लेकिन रिमूवल ऐसा नहीं होगा। ठीक है, रिमूवल का जो प्रक्रिया है, भले ही यहाँ पर अपॉइंटमेंट सेम तरीके से हो, लेकिन रिमूवल प्रक्रिया सिर्फ इस व्यक्ति के लिए हमको सेम देखने को मिलती है, इसके लिए देखने को नहीं मिलती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था जो सुप्रीम कोर्ट बोला। वापस कंडीशन को रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। टेन्योर की कार्यकाल की जब बात की जाती है कि भैया ये जो हमारे 3 लोग बैठे हैं वर्तमान में, इनका कार्यकाल कितना होगा, तो दोनों के लिए एक चीज कॉमन है, 6 साल का कार्यकाल या 65 साल की एज, दोनों में से जो भी पहले हो जाए वो वाली कंडीशन। लेकिन जब रिमूवल की बात की जाएगी या पद से हटाने की बात की जाएगी, तो दोनों के लिए कंडीशन कॉमन नजर नहीं आती है। सीईसी के लिए क्या लिखा है हमारा, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, कि सर आपको ठीक उसी तरह से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। और एक बार फटाफट से बताओ सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं? क्विक रिवाइज करते हैं ना, ताकि फटाफट रिपीट भी हो जाए हमारा। सुप्रीम कोर्ट को जज का हटाने का प्रस्ताव कौन लेकर आता है? अब एक करने आती है। सीईसी के लिए क्या लिखा है हमारा, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, कि सर आपको ठीक उसी तरह से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। अब एक बार फटाफट से बताओ सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं? क्विक रिवाइज करते हैं ना, ताकि फटाफट रिपीट भी हो जाए हमारा। सुप्रीम कोर्ट को जज का हटाने का प्रस्ताव कौन लेकर आता है? सॉरी, पार्लियामेंट के दोनों हाउस, बिल्कुल सही कहा, लोकसभा एंड राज्यसभा। एक चीज का जवाब और दो कि सर लोकसभा जब लेकर आएगी और राज्यसभा जब लेकर आएगी तो कितने लोगों का समर्थन लेने की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी? एक व्यक्ति के राज्यसभा नहीं हो सकता, तो कितने लोगों का समर्थन का रिक्वायरमेंट है? 150, बिल्कुल सही कहा। लोकसभा के अंदर 100 मेंबर्स और राज्यसभा के अंदर 50 मेंबर्स का हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? ओवरऑल सपोर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, कहानी खत्म। अब मामला जाएगा स्पीकर के पास या चेयरमैन के पास में। अगर लोकसभा लेकर आएगी थी हमारा ये प्रोसेस, तो स्पीकर के पास जाएगा, और राज्यसभा लेकर आएगी तो चेयरमैन के पास जाएगा, और फिर वो क्या करेंगे? एक इंक्वायरी कमेटी बैठाएंगे। इंक्वायरी कमेटी के अंदर कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट। 3 लोग कौन होंगे? कि सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सीनियर मोस्ट जज, दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति कोई भी हो सकता है हमारा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का कोई भी हमारा चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, ये भी होगा। एक व्यक्ति और होगा, वो कौन होगा? वो कहता था डिस्टिंग्विश्ड जज, एब्सोल्युटली करेक्ट। विशिष्ट न्याय विशिष्ट न्यायवेत्ता या फिर विशिष्ट विधिवेत्ता, आसान भाषा में कानून की नॉलेज रखने वाला कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो भी होगा, इसको यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। ये लोग होंगे। अभी अपनी इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी में अगर पाते हैं कि आरोप जो लगाए गए थे वो बिल्कुल सही लगाए गए थे, तो स्टेप नंबर 3 आता है। मामला फिर से लोकसभा में जाता है और राज्यसभा में जाता है, और वहाँ पर क्या होगा? वोटिंग होगा। अब वोटिंग कौन सा होगा? ये इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था सर वोटिंग जो होगा हमारा वो स्पेशल वाला होगा। स्पेशल मेजॉरिटी विशेष बहुमत के थ्रू देखने को मिलेगा। विशेष बहुमत कौन सा वाला? 2 राउंड ऑफ वोटिंग वाला। सर एक ही हाउस में 2 बार वोटिंग करवाएंगे, यानी एक बार वोटिंग यहाँ पर भी होगा, एक बार वोटिंग 2 बार वोटिंग यहाँ पर भी होगा, 2 बार वोटिंग यहाँ पर भी होगा। कैसे? कि सर एक बार वोटिंग जब करवाएंगे तो कहेंगे भैया टोटल जितनी आपकी सीट्स है उसका आधे से एक ज्यादा 50% प्लस 1, फिर उसी पर्टिकुलर हाउस में सेम पर्टिकुलर हाउस में टोटल जो पर्टिकुलर सीट आपको देखने को मिलती है हमारा, उसमें से जितने लोग प्रेजेंट है, जितने लोगों ने वोट किया है, उन वोट देने वाले लोगों का 2/3 बहुमत चाहिए। इसी को हमने नाम दिया था 2 राउंड ऑफ वोटिंग, क्योंकि लोकसभा में 2 बार वोटिंग होगी और राज्यसभा में भी इसी तरह से हमारा 2 बार वोटिंग होगी। ये क्या है? हमारी स्पेशल मेजॉरिटी का तरीका है। और अगर पास हो जाता है तो जस्ट गुड, सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की हटा दिया जाता है। एक्जैक्टली सेम प्रक्रिया हमारी अपनाई जाती है जब हम सीईसी को भी हटाने की बात करते हैं। लेकिन इसके लिए ऐसी सेम प्रक्रिया नहीं होती है। ये था दूसरा इशू जिसके ऊपर फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, आगे भविष्य में कहे तो कह नहीं सकते। इसको कैसे हटाया जाता है? फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर कि सर इसको सिर्फ सीईसी की रिकमेंडेशन पे हटाया जा सकता है। मतलब मुख्य चुनाव आयोग अगर ये कह दे कि सर मेरे अंडर जो ये 2 लोग काम कर रहे हैं ये ढंग से काम नहीं कर रहे, प्लीज इनको हटा दिया जाए, तो बिना इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के जो आपने अभी समझा, उसके बिना इन 2 लोगों को रिमूव कर दिया जाएगा। ये है दूसरी पॉइंट कि सर ऐसे तो सीईसी किसी को भी हटा देगा, ये तो फिर इंडिपेंडेंट कैसे रहेगी? सामने वाले को एक चीज पता रहेगी हमेशा से कि सर मेरे को तो कभी भी हटाया जा सकता है, मैं क्यों ऐसा कुछ करूं जिसकी वजह से मेरा जो कार्यकाल मेरे को दिया गया थोड़े समय का, उसमें मेरे ऊपर कोई आरोप लगे, बाद की समस्या हमको देखने को मिले। तो यही वो रीजन देखने को मिलता है कि सर रिमूवल के प्रोसेस के अंदर हम बात तो करते हैं कि इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंडिपेंडेंट आपने जो बनाया है, स्वतंत्र की जो पावर रखी है आपने, वो केवल इसी व्यक्ति को दे रखी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। इन 2 के बारे में कौन सोचेगा? संस्था 3 लोग मिलकर चला रहे हैं। इसीलिए ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा चल रहा है। अभी इस पर फैसला आया नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट कि भैया कार्यकाल कितना होता है, रिमूव कैसे होते हैं, और इसमें इशू किस पर्टिकुलर पॉइंट पर है? प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पार्ट को बिल्कुल सेपरेट रखना है। इशू जो है वो मेंस के काम का है, बाकी जो फैक्ट आपने देखे वो प्रीलिम्स के काम के। कोई डाउट है किसी को? फिर आते हैं तीसरे इशू पर, जिसका भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी देगा हमारा। कोई डाउट हो तो पहले बताएं। किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो, सबको क्लियर है? डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? अगला पॉइंट, जैसे तीसरा इशू क्या है? इस पॉइंट में अगर आप ध्यान देंगे तो लिख रखा है कि जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा, तीनों में से किसी को भी, तो उसका कार्यकाल 6 साल का रहेगा हमारा, या फिर 65 साल की एज रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में जो याचिका आई उसके तहत ये चीज नोटिस करी कि सर 1990 के अंदर देखा जाए तो आखिरी ऐसा पर्सन आया था जिसका कार्यकाल प्रॉपर 6 साल का था। यहाँ पर कंडीशन लिख रखी है, ये नहीं कह रखा है कि ऐसे व्यक्ति को लेकर आओगे जिसका कार्यकाल हमारा 6 साल की एज, 6 साल का ईयर पूरा टेन्योर हो या 65 साल की एज, ऐसा लिखा हो। दोनों में से एक कंडीशन पॉसिबल होगी। सिचुएशन में ऐसी दिखाई दे रही है कि सरकार नॉर्मली जब जिस व्यक्ति को अपॉइंट करती है 1990 से लेकर अब तक की बात में, वो सिर्फ इस कंडीशन को ही ऑपरेट कर रही है। जैसे संविधान में लिखा गया हो कि 65 साल तक की एज जिसकी ज्यादा सबसे ज्यादा क्लोज होगी उसी को हम अपॉइंट करेंगे। 1990 में हमारा लास्ट अपॉइंटमेंट हुआ था टीएन सेशन का, जो कि पूरे 6 साल तक रहे थे। उसके बाद में एक भी व्यक्ति नहीं आया इतने सालों में जिसने अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद से हम देख रहे हैं चाहे मुख्य हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट हो, यानी कि मुख्य चुनाव की, यादव की पोस्ट हो, अन्य चुनाव की पोस्ट हो, ऐसे व्यक्ति को लेकर आया जा रहा है जिनका 1 साल से भी कम का कार्यकाल बचा है, यानी 65 साल की एज होने में 1 साल का कार्यकाल बचा है। तो सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा कि सर जी एक बात बताओ, आप ये जो चूज करते हो सीनियरिटी के बेसिस के ऊपर ए बी सी डी, ये ऐसे लोगों को लेकर आते हो इस नाम के अंदर लॉ मिनिस्ट्री है कि सर आपका टेन्योर हमारा 6 साल का बचा ही नहीं। सीनियरिटी का मीनिंग ये थोड़ी है कि आप एक ही कंडीशन लेकर चलो कि भैया हमको तो सिर्फ 65 साल की एज के नजदीक जितने लोग होंगे सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करना है हमारा। ऐसा तो नहीं है। संविधान तो एक बात और भी कहता है कि भाई आपका जो एज है हमारा, कार्यकाल जो है हमारा, वो 6 साल का भी हो सकता है। और ऐसा नहीं कि पहले की सरकार ने नहीं किया, 1990 तक ऐसी चीजें हुआ करती थी कि 6 साल का कार्यकाल लोगों ने पूरा किया। तो ये बताओ ऐसा क्यों हुआ 1990 के बाद से लेकर अब तक में कि किसी भी सरकार ने ये 6 साल की कंडीशन को फॉलो नहीं किया और सिर्फ 65 साल की एज को हमारा कंडीशन को ध्यान में रखा? और क्यों ऐसे लोगों को अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया था? या नाम ही हमारे सिर्फ उन्हीं लोगों का देखने को मिलता है जिनका जो बचा हुआ कार्यकाल है 65 साल की एज होने में वो 1 साल से भी कम का है। रिसेंटली जो हमारे हम गोयल जी आए थे वो भी कुछ इसी तरह से हमारा अपॉइंट किए गए थे। उनकी 65 साल की एज होने में जो समय बचा था वो बहुत ही कम समय बचा हुआ था, 1 महीने का भी समय नहीं था, फिर भी अपॉइंट किया गया था। ये तो हमारी सरकार के द्वारा किए गए काम है और हम सिर्फ एक ही सरकार की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल सभी की बात कर रहे हैं। 1990 से लेकर के अब तक की बात की जाए तो ये भी क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने को मिला कि सर लॉ मिनिस्ट्री ये बता दे कि आपने ये चीज तय कैसे करी
कि ए का नाम आएगा, बी का नाम आएगा, सी का नाम आएगा, डी का नाम आएगा। आपकी उस एलिजिबिलिटी लिस्ट के अंदर बाकी नाम कहाँ है? यानी कि वो लोगों के नाम कहाँ नज़र आते हैं, जहाँ पर बाकायदा ये चीज़ कह रखी हो कि इनका कार्यकाल भी 6 साल का बाकी है। क्या आपकी इतनी बड़ी मशीनरी में से ऐसा कोई एक योग्य व्यक्ति है ही नहीं, जिसका 6 साल का कार्यकाल भी बाकी रहा होगा, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है, और वो योग्य भी हो उस पर्टिकुलर पोस्ट पाने को? इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा देखने को लगता है, प्राइमा फेसी एक बार में देखने को लगता है कि सरकार इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को भूल सी गई है कि 6 साल का कार्यकाल भी होता है, और ये देना ज़रूरी है और चर्चा करना ज़रूरी है। क्यों? इस तरह इमेजिन करो, आपकी 65 साल की एज होने में 2 महीने बचे हैं, और 2 महीने के लिए मैं आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट कर दूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर अपॉइंटमेंट करूँ, भारतीय चुनाव आयोग में अपॉइंटमेंट करूँ, तो आप क्या ही चेंज कर लोगे 2 महीने के अंदर? कितना ही चेंज कर लोगे? अगर आपको पता है एज़ अ सिविल एस्पिरेंट आपने पढ़ाई के दौरान भी सीखा था कि यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हो रही है हमारी, क्रिमिनल्स बहुत सारे आए हैं, लेकिन अगर आपके पास काम करने को सिर्फ 2 महीने बचे, उसके बाद आपको हर हाल में रिटायर होना है, तो फिर आप चेंज क्या कर लोगे? करना भी नहीं चाहोगे, और अगर इनिशिएट भी कर दो तो पूरा तो नहीं कर पाओगे, अगला आएगा वो खत्म कर देगा। सिमिलरली अगर कार्यकाल आपका 1 साल के आस-पास भी बचा है, तो भी आप उतना हमारा काम नहीं कर पाओगे। दूसरा, क्योंकि आपको हटाने के लिए अगर आप अदर इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त नहीं हुए हो, तो आपको तो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कभी भी हटा सकता है, किसी भी सिचुएशन में, तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी नहीं है। तो आप क्या चाहोगे कि रिटायरमेंट की एज के पास आकर के आपको किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़े? नहीं, उसमें आप वही चाहोगे कि जितना शांति से ये समय निकल जाए, ठीक है, सरकार जो कह रही है मान लेते हैं, हम क्यों उल्टा-सीधा कोई काम करना है, कोई चीज़ करना है, अगला आएगा देखा जाएगा। तो फिर इंडिपेंडेंट तो आप रहे कहाँ? स्वतंत्र तो आप रहे नहीं, क्योंकि निर्णय लेने की वो पावर जो आपको दी गई थी, वो आप ले नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पता है ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया, इसका कार्यकाल 2 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल से कम का बचा है, 6 साल का तो कोई व्यक्ति नहीं आया हमारा। इसीलिए इंडिपेंडेंस का सवाल उठ रहा है कि क्यों ऐसा है कि संविधान तो कहता है 324 में कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन आएगा, स्वतंत्र हमारा चुनाव आयोग आएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्यों? इस रीज़न की वजह से कि सर आपने अपॉइंटमेंट करना बंद ही कर दिया है। कारण क्या है? एक चौथा पॉइंट और आता है, वो लेटेस्ट ही हमको देखने को मिला। कि सर चलो एक बार को भूल जाते हैं कि 6 साल की एज का 6 साल का कार्यकाल का पार्ट भी है या 65 साल की एज का पार्ट भी है। सिर्फ ये बता दे लॉ मिनिस्ट्री कि ए, बी, सी, डी को सेलेक्ट कैसे किया? क्यों? अरुण गोयल जी का हाल ही के अंदर अपॉइंटमेंट किया गया था। कुछ इस तरह स्थितियाँ उस तरह से थी हमारी कंडीशंस में कि अरुण गोयल जी रिटायर होने वाले थे। 1 या डेढ़ महीने के आस-पास ये समय था। फिर उसके बाद में रिटायर होने से इतना 1 या डेढ़ महीने से पहले उन्होंने हमारा क्या कर दिया? रिज़ाइन दे दिया। ऐसे समझ लो फ्राइडे को रिज़ाइन दिया। फ्राइडे को रिज़ाइन दिया जाता है, अगले दिन सैटरडे को लॉ मिनिस्ट्री पीएम को नाम भेजती है। वीआरएस ले रहा है एक व्यक्ति अपने रिटायरमेंट से 1 या डेढ़ साल पहले, फिर वो नाम भेजती है लॉ मिनिस्ट्री अगले दिन सैटरडे के दिन। फिर नेक्स्ट संडे एंड देन मंडे को अपॉइंटमेंट हो जाती है। वो व्यक्ति अपने पोस्ट को भी होल्ड कर देता है। विदिन हमारा मान लो 48 आवर्स संडे छुट्टी, सैटरडे फ्राइडे को आपने वीआरएस ले लिया। और विदिन 48 आवर्स के अंदर एक नया व्यक्ति हमारे इलेक्शन कमीशन को अदर इलेक्शन कमीशन के रूप में मिल जाता है अरुण गोयल के रूप में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक बात बताओ, कैसे? आप इस पोस्ट पर आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति ने वीआरएस लिया, लॉ मिनिस्ट्री से पूछा गया, वीआरएस लिया, तो अगले दिन आपको कैसे पता चला क्या ये व्यक्ति एलिजिबल है, इसको ले लिया जाता है? मतलब आपके पास भी तो कोई ना कोई प्रोसीजर होना चाहिए ना, जैसे आप तय करते हो कि इस व्यक्ति को वहाँ बैठाया जाएगा। एक व्यक्ति तो वीआरएस आज ले रहा है हमारा, यानी कि फ्राइडे के दिन लिया था, और अगले दिन आप उसका नाम भी रिकमेंड कर रहे हो। इतने समय में आपने फाइल चेक कर लिया कि भैया इसका करियर के अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, एकदम बढ़िया था, कोई केस भी नहीं चल रहा है, हमारा किसी तरह की शिकायत भी नहीं है। जब आप और हम नॉर्मल इंसान भी वीआरएस लेते हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो भी इमीडिएटली फाइल पास नहीं होती, 2-3 महीने लगते हैं, क्योंकि सब कुछ चेक किया जाता है। कुछ चीजें, कुछ पेमेंट पेंडिंग तो नहीं चल रहा है हमारा, कि पता लगा कोई सैलरी वैलरी को लेकर के कुछ चीज पेपर हमारा पेंडिंग चल रहा हो, या कोई फाइन वगैरह लगाया तो वो पेंडिंग तो नहीं चल रहा है, कोई ऊपर केस तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से हमारा वीआरएस लेना चाह रहे हैं और केस से बचने की कोई इंक्वायरी भी चल रही है, वो सब चेक किया जाता है। तो कोर्ट ने यही पूछा लॉ मिनिस्ट्री से कि सर एक चीज बताओ, अरुण गोयल जी जिस दिन हमारा वीआरएस लेते हैं, अगले दिन कौन सी ऐसी प्रक्रिया थी जिसके अकॉर्डिंग आपको लगा कि ये व्यक्ति एलिजिबल है, नाम हमारा सजेस्ट किया गया, और आपने तो एक ही नाम सजेस्ट किया, आपको तो 3, 4, 5, 6 ऑप्शन देने चाहिए थे, तो बाकी सब में आपको मिला नहीं क्या? पोस्ट तो खाली पड़ी थी हमारा, और मई से खाली पड़ी थी, मतलब मई के महीने से खाली पड़ी थी, नवंबर में आए थे, 21 नवंबर के आसपास में हमारे 2022 में, तो मई महीने से जब पोस्ट खाली पड़ी, 4 महीने आपने कुछ नहीं किया हमारा, 4 से 6 महीने कुछ नहीं किया हमारा, और अचानक से एक दिन एक व्यक्ति वीआरएस लेता है और आपको मिल जाता है, ये मिल गया हमारा व्यक्ति जो इस पोस्ट पर आ सकता है, ये कैसे? इतनी सारी मशीनरी में क्या आपको मिला नहीं? तो लॉ मिनिस्ट्री कौन सी प्रक्रिया अपना रही है जिसके थ्रू वो नाम पीएम को भेज रही है, इस पे वर्तमान में सवाल है। तो एग्जाम में आपको पूछा जाए कि हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे ये इलेक्शन कमीशन को लेकर के काफी ज्यादा डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, खास करके इसके इंडिपेंडेंस को लेकर के या वर्किंग अपॉइंटमेंट को लेकर के, वो इश्यूज क्या है? तो 4 इश्यूज याद रखने हैं और वही लिखने हैं। जैसे सबसे पहला इशू ये कि प्रेसिडेंट जिस पर्टिकुलर व्यक्ति को यहाँ पर हमारा चुन रहे हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट करेंगे, वो चुनने की प्रक्रिया संविधान ने कहा था पार्लियामेंट बाय लॉ करेगा, लॉ बना करके तय करेगा, लेकिन वो नहीं किया। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वो प्रक्रिया को हमारा स्क्रैप कर दिया और कहा कि भैया ये वाली प्रक्रिया हमारी अब से लगेगी, लेकिन इशू तो था। दूसरा पर्टिकुलर इशू क्या था कि सर ये जो व्यक्ति है हमारा अदर इलेक्शन कमिश्नर, इसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर क्यों नहीं है, यानी कि कार्यकाल की सुरक्षा क्यों नहीं है? जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कहा गया है कि आपको जब रिमूव किया जाएगा पद से, तो सुप्रीम कोर्ट के जल्दी से हटाते वैसे ही किया जाएगा, तो इनके लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? तीसरा पर्टिकुलर इशू, जैसे संविधान कहता है 6 साल का कार्यकाल होगा या 65 साल की एज होगी, दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर पार्ट होगा, तो ऐसा क्यों है 1990 से लेकर तब तक कि 6 साल का कार्यकाल तक पूरा करने वाला व्यक्ति नहीं मिला हमारा? आप हमेशा ऐसे व्यक्ति को लेकर आ रहे हो जिसकी हमारा जो एज है 65 साल के आसपास, और कुछ टाइम पीरियड में रिटायर हो जाएगा। क्या बाकी कोई योग्य व्यक्ति था ही नहीं? इतने सारे लोगों में जो काम कर रहे हैं हमारे सेंट्रल मिनिस्ट्री, सेंट्रल की गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज में, वो भी एक सवाल। और तीसरा सवाल ये वाला पर्टिकुलर जो भी हमने जस्ट डिस्कस किया कि ये जो प्रोसीजर अपनाया जा रहा है और लॉ मिनिस्ट्री खुद ये जो नाम सजेस्ट कर रही है, उसकी क्या प्रक्रिया है? सीनियरिटी का क्रम तो ठीक है, लेकिन जो अरुण गोयल जी की अपॉइंटमेंट की गई विदिन 48 आवर्स जा रहा है और लॉ मिनिस्ट्री खुद ये जो नाम सजेस्ट कर रही है, उसकी क्या प्रक्रिया है? सीनियरिटी का क्रम तो ठीक है, लेकिन जो अरुण गोयल जी की अपॉइंटमेंट की गई विदिन 48 आवर्स के अंदर एक नया व्यक्ति मिल गया, वो कैसे तय किया कि यही सही व्यक्ति है, बाकी नहीं है हमारा? तो ये जो इश्यूज चल रहे हैं 4 याद रखना, ताकि मेंस में इंटरव्यू में पूछा जाए तो आंसर कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? इलेक्शन कमीशन क्या है? कितने लोग होते हैं? कैसे अपॉइंटमेंट होती है? और उस अपॉइंटमेंट को लेकर के इश्यूज क्या है और रिमूवल कैसे होता है? कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। सबको क्लियर है? लास्ट में क्या बोला? लास्ट में कहा कि सर जो हमारा पर्टिकुलर पर्सन लॉ मिनिस्ट्री नाम सजेस्ट कर रही है कि इस व्यक्ति को इस पोस्ट पर बैठाया जाए, तो लॉ मिनिस्ट्री कैसे तय कर रही है कि इसी पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ बैठाया जाएगा? हमारी और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो यहाँ आ रहा है, यानी इस पोस्ट पर आना चाहिए इलेक्शन कमीशन के अंदर। वो प्रक्रिया क्या है? लॉ मिनिस्ट्री ने वो नाम कैसे सजेस्ट किया? क्लियर? चला गया? ये है 324 नंबर आर्टिकल। अब अगला पर्टिकुलर 325 नंबर आर्टिकल कहता है, अगला एक पर्टिकुलर, नो पर्सन इज टू बी इनएलिजिबल फॉर द इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ द रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, एनी ऑफ देम। कोई भी व्यक्ति को, किसी भी तरह के व्यक्ति को केवल धर्म के नाम पर, वंश के नाम पर, जाति, लिंग या में से किसी के आधार पर भी मतदाता सूची में शामिल करने से रोका नहीं जाएगा, अपात्र या अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब मान लो ए नाम का एक पर्सन है, बी नाम का दूसरा पर्सन, एक का नाम तो मतदाता सूची में आ गया, दूसरे का नहीं आया। अगर रीजन ये है कि सर एक जो ए है उसकी एज तो 18 प्लस है और एज एक की 18 माइनस है, 18 से कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉ सिंपल सी बात करता है वर्तमान की तारीख में कि 18 साल कम से कम एज होनी चाहिए, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। लेकिन अगर रीजन ये है कि सर दोनों का एज तो बराबर लेकिन रीजन अलग अलग है, इसमें एक का नाम आएगा दूसरे का नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जेंडर अलग अलग है कि तुम्हारा नाम आएगा क्योंकि तुम्हारा ये जेंडर है और तुम्हारा नाम नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारा दूसरा जेंडर, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था, ऐसा काम हमारे यहाँ पर नहीं हो सकता। हम उनसे काफी एडवांस थे। जब हमारे यहाँ लोकतंत्र आया, सरकार आई, पहले चुनाव से लेकर अब तक महिलाओं को क्या अधिकार है, इसलिए लिख दिया गया बकायदा, जैसा कोई जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। मतदाता सूची में हर उस एलिजिबल पर्सन का नाम आएगा जो सरकार ने लॉ के अकॉर्डिंग तय कर रखा है, 18 साल की एज। कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, इनसे किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, सबका नाम होना चाहिए, बस 18 ईयर की एज होनी चाहिए। इतनी सी कंडीशन हमारी ऐड की गई और ये कंडीशन कहाँ लिखी है? 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए। इसी का अगला आर्टिकल जो हमारा है वहाँ लिखा गया
326 नंबर आर्टिकल, ये चीज़ याद रखिएगा। एडल्ट फ्रेंचाइज़ यानी कि वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब है हर एक पर्टिकुलर पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है या 18 ईयर तक है, वो व्यक्ति हमारा क्या रहेगा, वोट डालने के लिए हमारा एलिजिबल होगा और एडल्ट फ्रेंचाइज़ लिख दिया उसको, वयस्क मताधिकार लिख दिया। अच्छा चलो एक चीज़ और बताओ, ये 18 ईयर्स की एज कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू की गई थी? क्योंकि ओरिजिनली ये एज हमारी 18 नहीं थी, मूल संविधान में ये 21 थी। तो ये वो अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? जो हमने पढ़ा भी है। बिल्कुल सही कहा, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 में लेकर आया गया था, 89 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से ये चीज़ हमारी की गई थी। 86 का जो हुआ करता था, उसके थ्रू तो राइट टू एजुकेशन वाला पर्टिकुलर पार्ट निकाला गया। 86 का परमानेंट 2002 वाला, वो राइट टू एजुकेशन का पार्ट। ठीक है, 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 1988 जबकि लागू कब हुआ? 1989 के अंदर हमारा इंप्लीमेंट किया गया। अब नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 357, ये क्या कहता है? पार्लियामेंट में मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। संसद और राज्य की विधानसभा के जो चुनाव होंगे और उनके संबंध के अंदर हमारा जो भी तरह के मामले होंगे जो चुनाव से रिलेटेड करेंगे, उन सब पर निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल संसद को ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली बात की गई है हमारा कि कैसे एनआरआईज जो है हमारे, यानी कि वो पर्टिकुलर लोग जो है तो इंडियन नहीं लेकिन रह किसी और देश में है, नागरिकता भारतीय रखते हैं हमारी, ऐसे पर्टिकुलर लोगों को कैसे भारत में वोट डालने का तरीका जो है वर्तमान में उसको सुधारने की कोशिश की जाए, वो जहां बैठे हैं वहीं से भी हमारा आराम से वोट डाल पाए। हमने इसको थोड़ा सा पहले डिस्कस भी किया था आईटी के अंदर। अब ऐसा कोई निर्णय लेना है तो चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो या कोई राज्य का विधानसभा का इलेक्शन हो, ये सब निर्णय, ये सब डिसीजन लेने का अधिकार पार्लियामेंट को, वो तय करेगी कि किस तरह से ये सब चीजें हमारी की जाए, कैसे की जाएगी। अगर मान लो कल को सीटों का संख्या भी चेंज करने की बारी आ जाए कि सर जी हमारे यूपी के अंदर 403 सीटें इसको बढ़ा करके 450 कर दी जाए, तो ये भी निर्णय पार्लियामेंट लेगा किस तरह से, किस आधार पर, किस बेस पर लिया जाएगा। वर्तमान में जो सीटों की संख्या तय की गई है उसका बेस क्या है, मतलब किस ईयर के आधार पर उसको फिक्स कर दिया गया है, वो ईयर कौन सा है। वर्तमान में जो सीटों की संख्या तय की गई है, फिक्स कर दी गई है कि पार्लियामेंट के अंदर 543 सीट होगी, ये बेस ईयर कौन सा है, यानी कि कौन से ईयर को हमारा आधार बनाया गया, जनसंख्या कौन से ईयर की जनसंख्या का आधार बनाया गया है, 1971 की, एब्सोल्युटली राइट। 1971 की, 1971 की जो हमारा था जनगणना, उसको आधार बनाया गया और ये कब तक जारी रहेगी, कब तक कंटिन्यू रहेगा, कब चेंज होने की संभावना है, 1926 के अंदर, सॉरी 2026 के अंदर, बिल्कुल सही कहा कि भाई 2026 तक 2026 तक ये हमारा फिक्स रहेगा, बाद में इसको चेंज करने की संभावना। तो ये जो निर्णय लिए जाएंगे, ये डिसीजन लिए जाएंगे, ये सब कौन लेगा, पार्लियामेंट लेगा। सिमिलरली अगर विधानसभा की सीटों का नंबर चेंज करना हो या उनका बेस ईयर चेंज करना हो तो वो भी कौन तय करेगा, हमारा पार्लियामेंट तय करेगा। क्लियर। फिर आता है 328 नंबर आर्टिकल, स्टेट की गवर्नमेंट को भी कुछ पावर्स दिए गए। स्टेट लेजिस्लेचर कैन also make provisions with respect to all the matters related to the election to the state legislatures, including the preparation of electoral rolls and all the other matters necessary for securing their due constitution. Means कि सर यूँ तो जो चुनाव कैसे होंगे, चुनाव का तरीका क्या रहेगा, कितनी सीटों पर होंगे, वो सब निर्णय लेने का अधिकार तो हमने 327 के अंतर्गत पार्लियामेंट को दे दिया। लेकिन जो मतदाता सूची तय की जाती है हमारी कि भैया ये वाला वार्ड यहाँ होगा, ये वाला वार्ड यहाँ होगा, 1 नंबर सीट ये होगी, 2 नंबर सीट ये होगी, इसका नाम इस बूथ में आएगा, इसका नाम दूसरे बूथ में आएगा, ये सब काम स्टेट का लेजिस्लेचर खुद तय करता है। पार्लियामेंट ने सीटें तय कर दी कि 403 सीटें रहेंगी भैया यूपी के अंदर, लेकिन अब एक सीट की बात कर लीजिए, कोई भी तरह का हमारा सीट उठा लो, मान लो बांदा की बात कर रहे हैं, बांदा के अंदर एमपी के चुनाव होने वाले हैं हमारे, तो छोटा सा बांदा ही तो नहीं है, भैया एमपी के चुनाव बहुत बड़ा एरिया है और एक ही तो बूथ लगेगा नहीं पूरे बांदा के अंदर सभी लोगों के लिए, एमपी के लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत सारे बूथ लगेंगे, तो कौन से बूथ पर कौन से वर्कर जो जाएंगे हमारे, यानी कि वोटर्स हैं वो जाकर के वोट डालेंगे, ये पार्लियामेंट तय नहीं करता, ये स्टेट का लेजिस्लेचर तय करेगा कि भैया बूथों की संख्या कितनी होगी, यानी कि कितने हमारे बूथ एस्टैब्लिश किए जाएंगे और फिर मतदाता सूची में किसका नाम किस हमारा बूथ नंबर पर आएगा, ये तय करने का काम किसका है, हमारा स्टेट के लेजिस्लेचर का है। तो इसीलिए क्या किया था, हर थोड़ा समय के अंदर हमारा वो जो मतदाता सूची है, इलेक्टोरल रोल है, उसको अपडेट किया था ताकि पता रहे कि कौन-कौन एलिजिबल लोग हैं और कितने हैं, ताकि उस अकॉर्डिंगली बूथ की संख्या तय की जाए, फिर उनके बीच में बांट दिया जाए, ताकि जब बाद में वो जो पर्ची आएगी मतदाता वोट डालने के लिए जो पर्ची आएगी उसमें लिखा होगा भैया आप कौन से नंबर बूथ पर जाकर के आपको हमारा वोट डालना है। ये 328 के तहत इसको क्या कहा गया, हमारा स्टेट के लेजिस्लेचर को कहा गया। तो सीटों की संख्या चेंज करनी हो, हमारा चुनाव का तरीका चेंज करना हो या और भी पर्टिकुलर पार्ट को हमारा जो कि रिलेट करता है चुनाव किस तरह से होंगे, उसका आधार क्या रहेगा, मेथड क्या रहेगा, वो पार्लियामेंट तय करता है। लेकिन चुनाव करवाने के दौरान जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है ताकि आप आराम से हमारा काम कर पाए, आराम से हमारा चुनाव करवा पाए, वो सब स्टेट का लेजिस्लेचर हमारा तय करने का अधिकार रखता है। और ये रीजन देखने को मिलता है कि चुनाव से पहले थोड़ा बहुत चेंजेस हमको होते दिखाई देते हैं, इसलिए 5 साल पहले आप कहीं और किसी और बूथ के अंदर वोट डालने गए होंगे और कई बार ऐसा होगा अगले 5 साल बाद जब गए कहीं और चले गए, कहीं और वोट डालने गए, ये इसीलिए हमारी चीजें की जाती है। ठीक है, ये काम किसका रहेगा, स्टेट के लेजिस्लेचर का। 328 नंबर आर्टिकल की बात करी गई, बिल्कुल सही कहा, अब तो क्वार्टरली होती है, अब तो अपडेट कर दिया गया इस चीज को, पहले बहुत समय में हुआ करती थी। अगला आर्टिकल आता है 329 नंबर आर्टिकल, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्या कहता है ये, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज और allotment of seats to such constituencies cannot be questioned in any court। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन, क्या होता है परिसीमन और कौन से आर्टिकल में परिसीमन आयोग के बारे में बात की गई, कमेंट सेक्शन में बताइए, आगे चलते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन और ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर अदालत में सवाल नहीं उठ सकते। मतलब सर जब मान लो किसी एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर उसको हमारा कुछ सीटों का इस तरह से बंटवारा करके सीटों की संख्या तय की गई है कि यहाँ पर इतनी सीटें होंगी, तो इस चीज पर कोई सवाल नहीं उठा सकता कोर्ट के अंदर कि भैया यूपी को 403 सीटें क्यों दी, 405 क्यों दी, इस चीज को सवाल नहीं उठा सकता। या फिर एक नंबर सीट जो है मान लो ये, तो इस एक नंबर सीट के अंदर हमारा जो एरिया आ रहा है वो यही एरिया क्यों आ रहा है, मेरा पड़ोस वाले घर का एरिया क्यों नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने जब एरिया काउंट किया, विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र बनाया, तो आप तो कहीं और वोट डाल रहे हो, वार्ड नंबर 1 में, आपका पड़ोसी या आपका कोई रिश्तेदार होगा जो कहीं और मोहल्ले में रहता होगा, वो वार्ड नंबर 2 में वोट डाल रहा होगा, तो कोई चीज़ को लेकर के हमारा कोई विवाद नहीं उठा सकता कि सर यहाँ पर इनका वोट क्यों नहीं पड़ रहा है, मेरा वोट यहाँ क्यों आ रहा है, या मेरे परिवार के इस व्यक्ति को तो बूथ नंबर 1 में अंदर वोट डालने को कहा, मेरे परिवार के दूसरे व्यक्ति को बूथ नंबर 2 में वोट डालने को, इस चीज़ पर सवाल नहीं उठ सकते। तो जब हमारे सीटों का बंटवारा किया जाएगा, परिसीमन किया जाएगा, सीटों की संख्या भी निकल के आएगी, इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये इतनी सीटें क्यों तय करी आपने, कम क्यों नहीं करी, ज्यादा क्यों नहीं करी, वो तय करने का काम परिसीमन आयोग का होगा, जो आर्टिकल 82 के तहत हमने बनाई थी, 82 के अंदर हमने पढ़ा था, याद हो आप लोगों को। तो वो तय करने का जिम्मेदारी किसकी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ डिलिमिटेशन कमीशन की रहेगी, परिसीमन आयोग की रहेगी। और कल को अगर इसमें कोई चेंजेस करना हो और हो जाए तो फिर वो उसमें कोई सवाल कोर्ट में नहीं उठेगा, पॉसिबल हो नहीं सकता। जम्मू कश्मीर के अंदर जो रिसेंटली हमको चीजें देखने को मिली थी, वो इसी के थ्रू हमको देखने को मिला था कि सर जम्मू कश्मीर में जब सीटों की संख्या तय की गई तो विवाद बहुत हुआ, लेकिन कुछ खास कर नहीं सकते, पार्लियामेंट भी कुछ नहीं कर सकता, उस पार्ट के अंदर हमारा कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आयोग ने जो कह दिया वही फाइनल होगा, तो विवाद उठा के कर भी कुछ नहीं सकते। अगर आयोग की मन होगा तो आपकी बात मानेगी, वो चेंजेस कर सकती है। आयोग ने कहा भैया नहीं चेंज करेंगे, यही फाइनल रहेगा हमारा, तो वही फाइनल, किसी कोर्ट में सवाल नहीं हो सकते, पार्लियामेंट को अधिकार नहीं है उसको जाकर चेंज करते। क्लियर, तो ये चीज याद रखना। 329 नंबर आर्टिकल में कोर्ट कोई पावर नहीं है कि जब सीटों की संख्या तय की जाएगी, सीटों अलॉट की जाएगी, या फिर ये वाला एरिया इस नंबर सीट पर आएगा, ये वाला एरिया दूसरी वाली सीट के अंदर आएगा, इस चीज पर सवाल कोर्ट में नहीं उठा सकते। हां, चुनाव के दौरान कुछ ऐसा हो गया जो कि कानून के अकॉर्डिंग सही नहीं है, यानी कि इनवैलिड तरह से इलेक्शन हो गया, वो सवाल जरूर उठा सकते हो। या फिर एससी एसटी को जो रिजर्वेशन देने का हमने तरीका पढ़ रखा था कि पूरे राज्य में कुल पॉपुलेशन में जितनी पर्टिकुलर पॉपुलेशन हमारी एससी एसटी की है, कुल सीटों में एससी एसटी का उतनी सीटें होनी चाहिए, वो तरीका फॉलो नहीं हो तो कोर्ट जा सकते हो। लेकिन सीटों की संख्या पर या यहाँ वोट क्यों डाल रहे हैं, इधर वोट क्यों नहीं डाल रहे हैं, उस चीजों पर हमारा सवाल नहीं उठाया जा सकता। क्लियर, कोई डाउट किसी पॉइंट में, किसी भी पार्ट का कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। अब आगे, सर मतदाता सूची चुनाव आयोग नहीं बनाता है,
चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद प्रॉपर नहीं बनाता। उसका काम है कि उसकी देख-रेख में होगा, लेकिन वो 3 लोग मिलकर के कैसे कर पाएँगे? तो जब चुनाव होता है हमारा, तो जो स्टेट की मशीनरी है हमारी, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है हमारा, वो चुनाव आयोग के निर्देश पर काम करती है और वहाँ का जो कलेक्टर है हमारा, नॉर्मली डीएम, एसडीएम वगैरह जो होते हैं हमारे, वो सब उनके पर्टिकुलर हमारे बिहाफ पर काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर काम करते हैं और वो निर्देश देता है कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सर्वे करना है, इतना नाम यहाँ है, वो सब तैयार करवाते हैं। फिर फाइनली जो इलेक्शन कमिश्नर की कोई इंडिया की कोई जो मशीनरी है, वो हमारा आगे के निर्णय लेती है। इसीलिए जब डीएम वगैरह जब होते हैं हमारे, वो ओवरऑल पर्टिकुलर जब भी इस तरह की ड्यूटी निभाते हैं, तो सरकार के अंडर नहीं, सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हैं। करेगा तो वही, लेकिन सूची में कहाँ किसका नाम आएगा, वो सब पहले नाम तैयार करवाने की जो जिम्मेदारी है, वो स्टेट की गवर्नमेंट की है कि वो तैयार करेगी। बाद में कहाँ पर किसका वोट आएगा, वो नहीं आएगा, वो सब हमारा अलग से हमको देखना पड़ता है। चलेगा नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है, चलो ठीक है, ये तो हो गया इलेक्शन कैसे होता है। लेकिन क्या ओनली इलेक्शन करवाने का काम है हमारे चुनाव आयोग का, कि कुछ और काम भी करता है? एक तो पढ़ लिया हमने, सीटों की संख्या तय करने वाला पर्टिकुलर पार्ट, डिलिमिटेशन कमीशन हमने जो पहले भी पढ़ा था, वही वाला पार्ट है हमारा। तो एक तो ये काम है इसका, कि भाई जो चुनाव होंगे हमारे जहाँ भी करने हैं, उसमें कौन सा एरिया किस पर्टिकुलर सीट पर आएगा, कितनी सीटें होंगी, ये सब तय करने का काम डिलिमिटेशन कमीशन का आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा और क्या काम है? मतदाता सूची तैयार करने का काम है। अभी पढ़ा हमने जस्ट, ये भी मतदाता सूची तैयार करवाएगा ये अपनी पूरी की पूरी मशीनरी का इस्तेमाल करके और हमारा पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के साथ में मिलकर के। इससे इंपॉर्टेंट काम अब है, इसके अलावा चुनाव और चुनाव से रिलेटेड तैयारी के अलावा इसके अलावा भी कुछ काम है, वो है पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता देना, कि भाई नेशनल लेवल की पार्टी कौन सी होगी, स्टेट लेवल की पार्टी कौन सी होगी, रीजनल पार्टी कौन सी होगी, ये सब तय करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? हमारी पॉलिटिकल पार्टी की रहेगी। आगे इलेक्शन कमीशन की रहेगी। आगे टॉपिक आएगा पॉलिटिकल पार्टीज अलग से सेपरेटली, तो पढ़ेंगे नेशनल लेवल की क्या होती है पार्टी, स्टेट लेवल की क्या होती है। लेकिन फिलहाल के लिए काम याद रखना आप इसको कि भैया पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता देने का काम भी इसी का है। जिसको ये नेशनल लेवल की पार्टी कहेगा उसको नेशनल लेवल की पार्टी वाले बेनिफिट मिलेंगे, जिसको स्टेट लेवल की पार्टी कहेगा उसको स्टेट लेवल वाले पर्टिकुलर वाले बेनिफिट मिलेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज वाला, तो हाल ही के अंदर जो हमको शिवसेना के अंदर देखने को मिला और गुजरात चुनाव के बाद में जहां आपने नेशनल लेवल की पार्टी बनाने के लिए अपना खुद बनाया, तो वो जो टॉपिक आने वाला है हमारा नेक्स्ट अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह की होती है। ठीक है, तो उनको मान्यता देने का काम किसका है? चुनाव आयोग का है। इसके अलावा सिंबल अलर्ट करना, चुनाव जो चिन्ह होते हैं हमारे, वो अलर्ट करने का काम भी चुनाव आयोग का देखने को मिलता है। एक्चुअल में 1968 का एक लॉ है, इलेक्शन सिंबल ऑर्डर एक्ट। इस पर्टिकुलर एक्ट के जरिए चुनाव आयोग हमारा क्या करता है, हर किसी पर्टिकुलर हमारी पॉलिटिकल पार्टी को एक मान्यता देते हुए एक चिन्ह देता है, ताकि जब वोटर हमारा जब वोटर हमारा वोट डालने जाए, तो हर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट को वो जानेगा नहीं, लेकिन एक पार्टी का नाम और एक पार्टी का सिंबल वो ये जरूर जान सकता है हमारा। ऐसी पर्टिकुलर स्थिति के अंदर चुनाव आयोग कुछ पर्टिकुलर मान्यता प्राप्त जो दल होते हैं हमारे, नेशनल लेवल के हो या रीजनल लेवल के हो, स्टेट लेवल के हो या इंडिपेंडेंट भी क्यों ना हो, यानी कि हमारे स्वतंत्र भी क्यों ना हो, अकेले चुनाव भी क्यों ना लड़ रहे हो, उन सबको हमारा इस तरह से ओवरऑल क्या किया जाता है, ये चुनाव चिन्ह और नाम दिए जाते हैं। अब यही एक्ट के अंदर एक बात और भी कहा गया है कि सर इमेजिन कि कल को पार्टी में डिस्प्यूट हो गया और चुनाव चिन्ह को लेकर के दो लोग आपस में लड़ने लग गए, फिर क्या होगा? एक ही पार्टी की दो स्कीम होगी, तो फिर क्या होगा? या फिर दो पार्टी आपस में मिल जाती है, पहले चुनाव चिन्ह अलग-अलग हुआ करते थे, अब मिल गई, हमारा मर्जर हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर चुनाव चिन्ह को लेकर सवाल उठाया जाए, तो कौन सी अथॉरिटी रहेगी जो कि डिसीजन फाइनल करेगी कि हाँ, ये बात सही है हमारी? वो इलेक्शन कमीशन रहेगी। फाइनल अथॉरिटी हमारा चुनाव आयोग है, कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी चुनाव के चिन्ह को या पार्टी के नाम को लेकर के कोई डिस्प्यूट होता है, उसको कुछ नहीं कर सकता। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद 1971 के अंदर हमारा एक केस सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में कही थी कि सर इस तरह के कोई भी डिस्प्यूट होंगे जो कि रिलेट करेंगे इस पार्टी सिंबल से या फिर मर्जर से, तो वो कोई चुनाव के चिन्ह को या पार्टी के नाम को लेकर के कोई डिस्प्यूट होता है, उसको कुछ नहीं कर सकता। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद 1971 के अंदर हमारा एक केस सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में कही थी कि सर इस तरह के कोई भी डिस्प्यूट नहीं कर सकता। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद 1971 के अंदर हमारा एक केस सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में कही थी कि सर इस तरह के कोई भी डिस्प्यूट होंगे जो कि रिलेट करेंगे इस पार्टी सिंबल से या फिर मर्जर से, तो कोई भी सवाल उठेगा तो इलेक्शन कमीशन ही अथॉरिटी है और ओनली अथॉरिटी है जो कि निर्णय दिया जाएगा उसी के द्वारा। कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट का हमारा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय देने का तरीका था उसके ऊपर शायद कोर्ट को आगे जाके जांच कर सकती है, लेकिन बिना इलेक्शन कमीशन का निर्णय लिए आप वोट जा ही नहीं सकते किसी भी स्थिति में। ठीक है, और महाराष्ट्र का जो केस चल रहा है हमारा वो इसी का एग्जांपल है कि जब एक ही पार्टी के अंदर डिस्प्यूट हुआ, दो पार्टी दो टुकड़ों में बढ़ गई, फिर चुनाव चिन्ह को लेकर के बहस हुई, फिर वही ओरिजिनल शिवसेना कौन सी है और नकली शिवसेना कौन सी विवाद हुआ, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने हमारा निर्णय दिया था, तो उसी का डिसीजन हमारा क्या रहेगा फाइनल है। अब उसी को आगे चैलेंज किया गया, मतलब बिना आप उसके डिसीजन के आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो ये सब काम किसका है? हमारा पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल देने का भी हमारे इलेक्शन कमीशन का है, चुनाव आयोग का है। और ये चीज याद रखिएगा, बिल्कुल सही कहा, लोजपा के साथ भी ऐसा ही पार्ट हुआ था हमारा, शिवसेना में भी यही हुआ था, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस पॉइंट को भी याद रखना। ये अदर और फंक्शंस देखने को मिलते हैं हमारे चुनाव आयोग के सिंबल में। चुनाव आयोग चुनाव करवाने के अलावा और क्या-क्या काम करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसे जो चुनाव करवाने की बारी आती है, तो अभी हमने देखा था कि भाई एक मुख्य चुनाव आयुक्त है, दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, गिनती के 3 लोग हैं। पूरे भारत में जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे या किसी राज्य में विधानसभा के इलेक्शन होंगे, तो ये 3 लोग कैसे चुनाव करवा सकते हैं? तो कुछ तो मशीनरी और चाहिए हमको। तो जो बेसिक आपको हर जिले के अंदर मशीनरी देखने को मिलती है हमारा, वो है रिटर्निंग ऑफिसर। सबसे पहला, भैया आपने एक राज्य के अंदर ये इतनी सारी जो आपने सीटें तय कर रखी है कि ये आप यहाँ पर चुनाव करवाने वाले हैं, तो हर सीट के ऊपर क्या किया जाएगा? कम से कम एटलीस्ट एक रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। अगर एरिया बहुत बड़ा है आपका, लगता है आपने 2-3 जिलों को मिला करके कर दिया है, एक सीट जिसकी संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन फिर भी अगर कर दिया है तो ज़्यादा हो सकता है। लेकिन नॉर्मली एक व्यक्ति होता है, एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है और इस ऑफिसर की पोस्ट का नाम क्या है? रिटर्निंग ऑफिसर। ये रिटर्निंग ऑफिसर होता कौन है सर जी? इसके अलग से एग्जाम होते हैं? नहीं, ये रिटर्निंग ऑफिसर हमारा डीएम होता है या एसडीएम होता है। ये डिपेंड करता है कि सर आपने किसको यहाँ पर नियुक्त कर रखा है और कितना बड़ा एरिया बना रखा है। नॉर्मली डीएम होता है और एरिया बहुत बड़ा है हमारा, तो 2-3 एसडीएम भी बांट दिए जाते हैं, उनको भी एरिया दिया जाता है, लेकिन हम डीएम मान के चलेंगे। तो जब चुनाव आयोग हमारा चुनाव करवाता है, तो डीएम जो है हमारा चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करता है, उसके दिशा निर्देश पर काम करता है। उस दौरान वो डीएम के रूप में काम नहीं करता, जब वो चुनाव आयोग के अंदर ड्यूटी कर रहा है, उसकी पोस्ट का नाम है रिटर्निंग ऑफिसर, यानी कि हमारा वो अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी है कि आपको जो सीट दी गई है, जो भी सीट 1 नंबर सीट, 2 नंबर सीट, जो भी पार्ट है, उसके अंदर चुनाव आपको ढंग से करवाने हैं। जितने भी बूथ होंगे उस एक पर्टिकुलर सीट के अंदर हमारे, वो सब इस रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि शांति से चुनाव हो जाए हमारे और शांति से वहाँ पर डिक्लेरेशन रिजल्ट भी हो जाए हमारा। वो भी सब जिम्मेदारी किसकी रहेगी? इस एक रिटर्निंग ऑफिसर की हमको देखने को मिलती है। तो हम नोडल ऑफिसर भी कह सकते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये हमारा मुख्य अधिकारी है, लेकिन हम रिटर्निंग ऑफिसर से नाम याद रखेंगे क्यों? क्योंकि जब वो साइन करता है अपनी ड्यूटीज के दौरान में, तो रिटर्निंग ऑफिसर आरओ के रूप में साइन करता है। अगर आपके घर में कभी कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिसर रहा होगा, उसकी ड्यूटी लगी होगी, तो आपने कभी ना कभी घर के अंदर पेपर देखा होगा, वो रिटर्निंग ऑफिसर की पोस्ट पर कलेक्टर के साइन वर्क होते हैं, यानी वही डीएम के साइन वर्क होते हैं। अब ये डीएम सिर्फ और सिर्फ इसकी जिम्मेदारी इतनी सी नहीं है कि उसको जो कॉन्स्टिट्यूएंसी दी गई है, जो निर्वाचन क्षेत्र दिया गया है हमारा, एक दिया, एक से ज्यादा दिया, जो भी सिचुएशन है, सिर्फ उसको चुनाव करवाया जाए। इसके कुछ काम और भी है। क्या? जैसे जो क्षेत्र उसको दिया गया है, उसमें जो चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट खड़े होंगे, उम्मीदवार खड़े होंगे, वो भी आप ही के पास सारे नॉमिनेशन पेपर लेकर आएंगे, यानी रिटर्निंग ऑफिसर के पास ही सारे नॉमिनेशन लेकर आएंगे, पेपर लेकर आएंगे और वो इसी के पास आकर के सबमिट करवाएंगे। आपने एक पिक्चर बहुत समय पहले वायरल होती दिखी होगी कि हमारे पीएम जो है अपने नॉमिनेशन भरने जाते हैं, 2-3 दो लोग इधर, 2 लोग इधर, उनकी हमारे शपथ दिलवाने के लिए एक हमारे
शपथ दिलाने के लिए, वोट दिलाने के लिए और गारंटर बनने के लिए साथ में खड़े होते हैं और एक व्यक्ति सामने उस तरफ बैठा होता है सीट के ऊपर जिसको वो सौंप रहे होते हैं। फिर वो 2019 में वो पीछे भी बहुत बार हुई थी। वो जो बैठा हुआ व्यक्ति था वो रिटर्निंग ऑफिसर है। सारे नॉमिनेशन पेपर इसी के पास हमारा सबमिट करवाए जाएंगे और वो फिर हमारा व्यक्ति क्या करेगा, उन सबकी जांच करेगा एक फिक्स टाइम पर जो कि दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि भैया वो जो पेपर आपने सबमिट करे थे नॉमिनेशन के दौरान में, अब आपको 1 दिन का समय 2 दिन का समय दिया जाता है। इस दौरान आप जांच कर लीजिए कि भैया वो पेपर सारे सही है कि नहीं है, जानकारी सही है कि नहीं है। अगर उसको लगता है कि ऐसा है कि बिल्कुल वो क्लियर चुनाव लड़ सकता है, अगर लगता है कोई कमी है तो वो 1 दिन का समय किसी एक व्यक्ति को जो भी उम्मीदवार रहेगा उसको देगा कि सर इसको सही करके लेकर आओ। लेकिन फिर भी अगर वो सही चीज़ नहीं होती है हमारी तो उसका जो नॉमिनेशन था उसको रिजेक्ट भी कर सकता है कौन, ये रिटर्निंग ऑफिसर हमारा। इसके अलावा मान लो कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति हमारे जो खड़े होंगे उनको हमारे चुनाव देने की बारी आएगी तो इलेक्शन कमीशन के दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार यही रिटर्निंग ऑफिसर हमारा उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को क्या करता है, चुनाव चिन्ह देता है। काम किसका है, इलेक्शन कमीशन का ही, लेकिन उसके बिहाफ पर कर कौन रहा है हमारा, ये रिटर्निंग ऑफिसर। किसके लिए, सिर्फ उसके लिए जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हमको दिखाई देते हैं। बाकी तो ऑलरेडी जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, मान्यता प्राप्त पार्टियां है, उसको तो इलेक्शन कमीशन ने खुद ने हमारा क्या दे रखा है, मान्यता दे रखी है। क्लियर, तो ये उन सबको हमारा अकॉर्डिंगली चुनाव चिन्ह देने का काम करता है। ये इसके काम है हमारे और हर बूथ पर इसकी नजर रहती है और वोट वगैरह हमारे ढंग से हो, हर बूथ पर ये इसकी जिम्मेदारी है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन एक चीज सोच के देखो कि एक व्यक्ति एडीएम हमारा और एक क्षेत्र दे दिया विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र, लेकिन बूथ तो बहुत ज्यादा होंगे। एटलीस्ट एक विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र के अंदर 50-60 तो एटलीस्ट आपको कम से कम अगर छोटा सा भी हो तो 50-60 बूथ देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो एक टाइम पीरियड में सब जगह जा नहीं सकता, तो फिर उसकी सहायता के लिए कुछ लोग चाहिए हमको, तो वो होता है हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, जिसकी जिम्मेदारी केवल उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एक बूथ है उसको संभालने की। बहुत सारे बूथ होंगे, नॉर्मल एवरेज में 1000 लोगों पर एक बूथ बनाया जाता है। तो इमेजिन करके देख लो अगर एक जिले को ही पूरा हम डिक्लेयर कर दें कि ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी एक हमारा विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र है, तो बहुत सारे बूथ बन जाएंगे। तो 1000 लोगों पर आइडियली एक हमारा क्या बनता है, बूथ बनता है। तो उस एक बूथ की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को दी जाती है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दी जाती है, पीठासीन अधिकारी को दी जाती है। ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने उस बूथ के लिए जिम्मेदार है, मतलब उस बूथ पर ईवीएम ढंग से काम कर रहा हो, वोटिंग ढंग से हो पाए, सारे डॉक्यूमेंट सही हो, सब अपने लोग हमारे ढंग से काम कर रहे हो, हमारा कल को कोई शिकायत आए तो अपने रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाया जाए, उन सबको दूर करने का काम उस एक बूथ की जिम्मेदारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दी जाती है। और सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसके अंदर काम करेंगे, आरओ के अंदर काम करेंगे। तो मान लो अगर 100 बूथ है तो उस एक आरओ के नीचे 100 प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 100 पीठासीन अधिकारी है जिनकी जिम्मेदारी केवल और केवल उस बूथ पर ढंग से चुनाव करवाना हमको देखने को मिलता है। क्लियर है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद एक पार्ट और है नेक्स्ट में कि सर वंस अगेन बूथ पे 1000 लोग हैं, कम से कम भी मान के चलने वाला एवरेज हमारा आइडियली, तो 1000 लोगों को एक व्यक्ति कैसे संभाले। तो आपने जब वोट डालने आप गए होंगे तो कुछ लोगों को लाइन से बैठा हुआ देखा होगा। एक पहले आपका नाम चेक करता है लिस्ट में, दूसरा आपकी वोटर लिस्ट, हमारा आधार कार्ड वगैरह चेक करता है, तीसरा आपको शेयर लगाएगा, फिर जाओगे आप हमारा वोट डालने के लिए। वो है पोलिंग ऑफिसर्स जो एक्चुअल में चुनाव करवाते हैं, जो कंडक्ट करवाने का काम करते हैं, पोलिंग ऑफिसर्स हमारे मतदान अधिकारी। 3 से 4 आपको देखने को मिलते हैं। ये लोग नॉर्मली हमारे जो ग्रेड बी या ग्रेड सी की जो पोस्ट होती है उन पर काम करने लोग हैं, जैसे कि नर्सेज हो गए या फिर प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन तक पढ़ाने वाले हमारे टीचर्स हो गए। वो सब पर्टिकुलर लोग यहाँ पर हमारे काम करते हैं ओवरऑल पोलिंग ऑफिसर के रूप में, मतदान अधिकारी के रूप में, जो वहाँ पर बैठे थे आंगनवाड़ी के अंदर काम करने लोग हैं। 3 4 डिपेंडिंग ऑन द साइज कितने लोग वोट डालने वाले वो हमको यहाँ पर पॉइंट दिखाई देते हैं। अब यही लोग सारा मिलान करते हैं, नाम चेक करते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, वही हमारा जो इंक लगाते हैं, मतदान पत्र वही चेक करते हैं। हमारा बाई चांस किसी को मतदान पत्र नहीं पहुंच पाए, एक कॉपी अपने पास रखते हैं ताकि कल को कोई आएगा प्रूफ देगा भाई मैं हूँ, नाम अगर दिख जाता है तो उसको हमारा हाथों हाथ दे दिया जाए। ये सब काम इन्हीं का है वोट करवाने का। तो अगर कल को ईवीएम में प्रॉब्लम आती है, बाई चांस कोई शिकायत करा जाए तो पहले इनके पास आएगी वो प्रॉब्लम, पोलिंग ऑफिसर के पास, मतदान अधिकारी के पास, वो चेक करेगा कि प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर लगता है तो अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हमारा क्या करेगा, बोलेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक इंजीनियर जो वहाँ ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा हमेशा, पहले उसको बोलेगा कि भैया देख लो क्या समस्या है, अपने स्तर पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है तो कोई बात नहीं। फिर जाएंगे कहाँ पर, हमारा सीधा आरओ के पास में, सर जी यहाँ पर ये दिक्कत आ गई है, बताओ क्या करें। नॉर्मली जब भी ईवीएम को लेकर कोई शिकायत आई है और इंजीनियर पता है कि हाँ इस बूथ पर हमारा कोई शिकायत है, तो फिर जो एंड में जो चीज होती है वो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम को रिप्लेस देखने को मिलता है। अगर वो सही पाई जाती है कि हाँ एक्चुअल में बटन ढंग से नहीं दबाया है या किसी ने इतना जोर से दबाया कि बटन भी अंदर धस गया, होता है कुछ कलाकार इस तरह के लोग हमारे जो जोर जोर से आते हैं और ईवीएम की बटन इतना जोर से दबाते हैं वही हमारा अटक जाए, उस तरह के लोग भी देखने को मिलते हैं। कई बार शिकायतें भी देखने को मिलती है कि सर जी बटन दबाया था कुछ और निकला कुछ और हमारा वाला पार्ट हमारा, वो भी चीजें होती है। तो सब हमारा क्या होता है, ये पोलिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि आप ध्यान रखोगे और शिकायत आएगी तो अपने सुपीरियर को यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बताओगे। एक्चुअल में एक हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जब चुनाव करवाने की बात आती है तीन लोगों का इंपॉर्टेंट रोल नजर आता है, आरओ का, फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, फिर पोलिंग ऑफिसर का। ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी मशीनरी और भी होती है इनसे ऊपर, लेकिन ये तीन हमको याद रखनी है जो चुनाव करवाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। क्लियर, इस तरह से हमको चुनाव प्रक्रिया ओवरऑल देखने को मिलती है। अब वैसे तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपको जानना हो कि पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है तो आप इस टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। चुनाव की डेट कब डिक्लेयर होती है, फिर डिक्लेयर होने के बाद क्या होता है, नॉमिनेशन जब भरा जाता है हमारा तो फिर वो कैसे भरा जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगते हैं। अगर नॉलेज रखनी हो तो ही पढ़ना, अदरवाइज एग्जाम के लिए बिल्कुल काम का टॉपिक नहीं है। फिर मैंने ऐड किया क्योंकि थोड़ा बहुत पता हो तो अच्छा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा एग्जाम में। तो एक पॉइंट है छोटा सा, 5-6 स्लाइड्स है, आप चाहो तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है चुनाव की प्रक्रिया का। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, इलेक्शन कमीशन उसकी वर्किंग कैसी है, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, रिमूवल कैसे होता है हमारा, एंड वर्तमान में जो इश्यूज वो हमारा फेस कर रहा है वो इश्यूज क्या है और उनका बेसिक हमारा पॉसिबल जो सॉल्यूशन है वो क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा चुनाव की और क्या क्या काम है हमारे, और जब चुनाव करवाने की बारी आती है तो उसको जुड़े हुए हमारे अदर लोग जो है, जो भी लोग हमारे जो भी लोग उसके अंदर ड्यूटी दे रहे हैं उनकी पोस्ट का नाम, उनका काम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कल इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 इलेक्शन रिफॉर्म्स। और रिफॉर्म्स का पॉसिबल हो सकता है जब किसी पर्टिकुलर सिस्टम में समस्या हो, इश्यूज हो। तो पहले जानेंगे इलेक्शन सिस्टम में आपने पढ़ा हुआ इशू कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है और क्या प्रॉब्लम है, और दूसरा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब तक क्या किया गया है और आगे क्या किया जाने की संभावना हो सकती है, वो पढ़ेंगे कल। जहाँ तक कोई डाउट हो प्लीज पूछ लीजिए। हाँ, एक सीट पर कितनी बार चुनाव हो सकता है, क्या इसकी कोई लिमिट है? कितनी बार चुनाव हो सकता है कि कोई लिमिट नहीं, 5 साल में 1 बार चुनाव होगा, बस वो वाला पार्ट है हमारा। अब मान लो बीच में किसी की डेथ हो गई है या किसी की वही हमारा सदस्य चली जाती है तो चुनाव करवाया जा सकता है। और चुनाव के अंदर बस कोशिश ये की जाती है कि भैया जो बचा हुआ समय हो हमारा वो थोड़ा ढंग से बचा हो, यानी 2-3 साल के आसपास बचे हुए हो। मान लो बीच में किसी की डेथ हो गई तो 2-3 साल पोस्ट खाली रह सकते तो चुनाव करवा देते हैं। 6 महीने के आसपास का समय है कि 6 महीने बाद में या 1 साल के बाद में लोकसभा का चुनाव ही है हमारे, तो फिर वापस खर्चा करने का क्या फायदा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर चुनाव नहीं करवाया जाता उपचुनाव, लेकिन कोई लिमिटेशन नहीं, कहीं लिखा नहीं है कि कम से कम इतनी बार चुनाव एक सीट पर होगी, 5 साल में 1 बार चुनाव होता है। उपचुनाव की कोई लिमिटेशन नहीं है, बस वो कंडीशन को एक चीज हमेशा ध्यान रखा रहता है। नॉर्मली अगर 1 साल के आसपास का समय कम बचा हुआ है हमारा, 1 साल के आसपास भी है तो अक्सर सरकारें चुनाव नहीं करवाती वहाँ पर। लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि चुनाव नहीं होगा, वो डिपेंड करता है सरकार पर, चुनाव करवा ले तो करवा ले, ठीक है। ओके, पीठासीन अधिकारी की क्या कोई एक्स्ट्रा पोस्ट होती है? नहीं, कोई पोस्ट नहीं होती है पीठासीन अधिकारी की। ये सब हमारे ग्रुप बी के अंदर काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हमारे जो सब लोग हैं, बड़े जो प्रिंसिपल्स वगैरह जो होते हैं, जो हायर सेकेंडरी के अंदर पढ़ाते हैं, वो सब लोग हैं हमारे यहाँ पर ड्यूटी देते हैं, वो पीठासीन अधिकारी होते हैं। ऐसे कोई पोस्ट नहीं है। ये समझ लीजिए कि नॉर्मल हालात के अंदर हर कोई अपने डिपार्टमेंट में अपने अकॉर्डिंग अपने बॉसेस के अंदर काम कर रहा है, लेकिन जब चुनाव आता है तो उस डिस्ट्रिक्ट की सारी मशीनरी, उस स्टेट की सारी मशीनरी, नेशनल मशीनरी अगर लोकसभा के अंदर हमारा चुनाव है तो सब इलेक्शन कमीशन के उन 3 लोगों के दिशा निर्देश पर काम करेगी और वो जैसा चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। कोई एक्स्ट्रा पोस्ट नहीं होता। हाँ, चुनाव के अंदर बाकी कामों के लिए जरूर नौकरियां निकलती रहती है, वो एक अलग पॉइंट है। चुनाव के अंदर कोई नौकरी नहीं। ओके, और बताएं
चुनाव चिन्ह का निर्धारण कैसे किया जाता है? मतलब यही चुनाव चिन्ह होगा, उसका कैसे निर्धारण होगा? देखो नॉर्मली जब चुनाव चिन्ह की बात की जाती है, अगर आप नेशनल लेवल की पार्टी हो या स्टेट लेवल की पार्टी हो, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो चुनाव आयोग से कि सर जी, हमको ये वाला पर्टिकुलर चुनाव चिन्ह चाहिए। आपने कुछ बनवा रखा हो बाय चांसली या 2-3 तरह के ऑप्शंस ही आपको दे दिए गए हमारा कि भैया ये हमारे पास अवेलेबल है, आप ले लो। लेकिन अगर नेशनल लेवल की पार्टी है या स्टेट लेवल की पार्टी है, तो उसको अपना चुनाव चिन्ह खुद चुनने का अधिकार है, वो अपनी मर्ज़ी से चुन सकती है। अगर उसको लगता है कि जो चिन्ह आप माँग रहे हो वो पहले से किसी और को नहीं दे रखा है हमारा, तो फिर वो आपको दे दिया जाता है। ये सिर्फ नेशनल लेवल और स्टेट लेवल की पार्टी को मिला हुआ अधिकार है। लेकिन इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं हमारे, उनको उनको ये अधिकार नहीं होता है। पहले से चुनाव आयोग ने हमारी कुछ लिस्ट तैयार कर रखी होती है, उसी में से आपको चूज़ करना है आपको कौन-सा चाहिए भैया। ये वाला हमारे पास अवेलेबल है, ये ले लो, है ना? अगर आप चुन ले तो ठीक, अगर आपको लगे नहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली कलेक्टर साहब एक चुनाव चिन्ह दे देंगे। क्लियर? और बताएँ? जिस जगह राष्ट्रपति शासन हो उस जगह अगर राष्ट्रपति शासन लग रखा है तो फिर तो चुनाव हो ही नहीं सकता, वो तो हमने पहले भी पढ़ा था। और राष्ट्रपति शासन लग रखा है, विधानसभा ही नहीं है, विधानसभा ही नहीं है तो फिर कैसे चुनाव होगा? अगर आप राष्ट्रपति शासन हटा देते हो और इलेक्शन कमीशन घोषणा कर दे कि सर अब हम लोग यहाँ इलेक्शन करवाने वाले हैं, तो पॉसिबल हो सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ पर अगर इलेक्शन करवाना है तो पहले आपको हटाना पड़ेगा, फिर जाकर के आप वहाँ पर चुनाव करवा सकते हो, अदरवाइज़ नहीं करवा सकते। क्लियर? चलो और कोई डाउट?